स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही पुराने समय की बात है। वैशाली राज्य में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्रह्मदत्त बहुत ही गरीब था। लोगों के घर में पूजा पाठ करवाकर वो अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन की घटना है। ब्रह्मदत्त जब अपने घर पर सो रहा था तो आधी रात के समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके कारण ब्रह्मदत्त की नींद खुल गई। वह उठा और अपनी झोपड़ी के बाहर जाकर देखने लगा। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी झोपड़ी के बाहर दो आदमी बातें कर रहे थे। ब्रह्मदत्त वहीं एक कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों आदमियों की बातें सुनकर ब्रह्मदत्त को पता चला कि उनमें से एक रंगा नाम का चोर था और दूसरा महल का सिपाही था। असल बात यह थी कि रंगा नाम का वो आदमी चोरी करके भाग रहा था और सिपाही ने उसे पकड़ लिया। सिपाही उस आदमी से कहने लगा, रंगा, चोरी करना एक अपराध होने के साथ साथ एक पाप भी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम इस चोरी चकारी के काम में पड़ गए। आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? रंगा उसे जवाब देते हुए कहने लगा, सिपाही जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। इसीलिए जब मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया तब मुझे चोरी जैसा बुरा काम करना पड़ा। अगर आप मुझे इस बार छोड़ देंगे तो मैं जिंदगी भर चोरी का काम नहीं करूंगा। सिपाही कहने लगा, लड़के, देखने से तो तुम बहुत ही अच्छे परिवार के लगते हो, लेकिन तुम पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी? सिपाही के पूछने पर रंगा उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। सिपाही जी, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरी माँ ने बड़े ही कष्ट सहकर मुझे पाला है। वह लोगों के घर में काम करती और जो भी कमाई होती उससे मेरा पालन पोषण करती। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। अचानक रात के अंधेरे में 2 पति पत्नी हमारे घर पर आ गए। उन्होंने हमें बताया कि वे एक दूसरे गांव में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, परंतु बीच में ही रात हो जाने के कारण वो आसरा ढूंढने लगे और हमारे घर आ पहुंचे। वे लोग रात वहीं गुजारने का आग्रह करने लगे। मेरी माँ ने उन पर दया करके उन्हें अपने घर में शरण दे दी। तब पति ने बताया कि उन दोनों को बहुत ही भूख लगी थी। यदि उन्हें कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत ही उपकार होता। सुबह होते ही वे दोनों चले जाएंगे। मेरी माँ उन दोनों की बात मान गई। माँ उनसे कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार कर दूंगी, परंतु हमारा घर बहुत ही छोटा है और उन लोगों को इस घर में रुकने में बड़ी ही असुविधा होगी। पति पत्नी ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरी माँ ने उनके हाथ पैर धुलवाए और साथ ही उनके रात के खाने का इंतजाम भी कर दिया। खाना खाने के बाद वे लोग कहने लगे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और इस उपकार का बदला वो कैसे चुकाएंगे। मेरी माँ कहने लगी कि इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, ये तो मानवता के प्रति उनका कर्तव्य था। इस तरह से पति पत्नी दोनों खाना खाकर उस रात हमारे घर में ही सो गए। रात भर वे दोनों सोते रहे, परंतु जब हम उन्हें सुबह उठाने के लिए गए तो वे दोनों मरे पड़े थे। ये बात पूरे गांव में फैल गई। वैद्य ने उन्हें देखा तो उनकी मौत जहर खाने से हुई थी। हमारे घर में नगर का कोतवाल आ पहुंचा और जो खाना हमने उनको खिलाया था उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें एक मरी हुई छिपकली निकली। कोतवाल हमें तुरंत राजा के पास ले गया और सारी बातें सुनने के बाद महाराज ने अपना फैसला सुनाया। महाराज का फैसला ये था कि उन दोनों पति पत्नी के मरने का कारण वो खाना था जो मेरी माँ ने उन्हें खिलाया था। हालांकि इन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही सही, अपराध तो इनसे हुआ है और इस अपराध के कारण इन्हें फांसी की सजा दी जाती है
परंतु दरबार में मौजूद एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपने जो दंड इन्हें सुनाया है उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई हत्या दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दोनों के लिए एक ही तरह का दंड उचित नहीं है। हालांकि इन दोनों माँ बेटे ने अपराध किया है और उसको स्वीकार भी किया है, फिर भी ये दंड उचित नहीं है। इसीलिए महाराज, आप इन दोनों पर कुछ दया कीजिए। मंत्री की बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोचने लगे और फिर अपना फैसला बदलकर उन्होंने एक दूसरी सजा सुना दी। महाराज कहने लगे कि जैसा मंत्री जी ने कहा, इन दोनों माँ बेटा के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि ये उन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दें, लेकिन फिर भी उन दोनों के मरने का कारण ये दोनों माँ बेटा ही हैं। इसीलिए दंड तो इन्हें मिलेगा और दंड के रूप में इनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। इन्हें 1 माह के अंदर अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवानी होगी। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो फिर 1 महीने के बाद इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और फिर अपनी कहानी सुनाकर रंगा कहने लगा, सिपाही जी, अब आप ही बताइए, इतने पैसे मैं कहां से कमाऊं? अपनी मां को बचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, परंतु फिर भी केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही इकट्ठी कर पाया। और आज समय सीमा का आखिरी दिन है। अगर कल मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा नहीं करवा पाया तो मेरी मां को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ऐसे में जब कोई और रास्ता मुझे नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का इरादा किया, और जब आज मैंने चोरी कर ली तो रास्ते में आपने मुझे पकड़ लिया। ब्राह्मण ब्रह्मदत्त जो उनकी बातें सुन रहा था, उसे रंगा पर बड़ा ही तरस आ रहा था। रंगा की बातें सुनकर सिपाही को भी उस पर दया आने लगी। वो रंगा से कहने लगा, देखो युवक, सचमुच तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुखदाई है, लेकिन तुमने ये जो चोरी का काम किया है ये बहुत ही बड़ा अपराध है। तुम चाहते तो किसी से उधार भी ले सकते थे। रंगा कहने लगा, भैया आप ही बताइए, हमारी हालत को देखकर भला कौन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार में दे देता, और मान लीजिए कोई दया करके मुझे दे भी देता तो मैं उस उधार को वापस कैसे चुकाता। रंगा की बात सुनकर सिपाही कुछ देर के लिए सोचने लगा और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूँ। जो होना था वो हो गया, परंतु इसके बाद तुम कभी भी चोरी का काम मत करना। मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं। तुम ऐसा करो, तुमने जो चोरी की है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम निकाल लो और बाकी मुझे दे दो, और फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जब सिपाही ने ये बात कही तो उसकी बात सुनकर ब्रह्मदत्त को बड़ा ही गुस्सा आया और वह सोचने लगा, ये एक सिपाही होकर चोर को केवल छोड़ ही नहीं रहा, उससे ये भी कह रहा है कि चोरी का आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, जो उससे भी बड़ा अपराध है। अगली सुबह ब्राह्मण ब्रह्मदत्त राज दरबार में जा पहुंचा, क्योंकि उसे मालूम था कि आज फिर से महाराज इस मामले की सुनवाई करेंगे, परंतु वह चुपचाप जाकर वहां पर खड़ा हो जाता है और रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताता। राज दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। रंगा नाम का वो युवक राज दरबार में पेश हुआ और उसने राजा के सामने 1000 सोने के सिक्के राजकोष में जमा करवाने के लिए दे दिए। तब राजा ने आदेश दिया कि क्योंकि इस युवक ने दंड के रूप में 1000 सोने के सिक्के जमा करवा दिए हैं, इसीलिए इसकी मां को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। मां के कारागार से छूट जाने पर मां बेटा दोनों बहुत ही खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर दरबार में मौजूद लोग भी बहुत ही प्रसन्न हुए। राज दरबार में हो रही ये सारी कार्यवाही ब्रह्मदत्त बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो दरबार में एक व्यापारी पेश हुआ और महाराज से फरियाद करने लगा कि महाराज, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपना व्यापार शुरू किया। अपने व्यापार से मैंने काफी धन कमाया था और मैं इस धन से आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन कल रात
मेरे घर पर मेरी सारी पूंजी और धन चोरी हो गए। महाराज ने कहा, व्यापारी हमें पूरी बात विस्तार से बताओ कि चोरी कैसे हुई। व्यापारी ने कहा, महाराज मैं आभूषणों का व्यापार शुरू करने के लिए अपना सारा धन घर पर ही रखकर पास के गांव के एक व्यापारी के पास बात करने के लिए गया था, और जब लौटकर मैं अपने घर पर आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर में जो भी धन और पूंजी थी वह गायब थी। ये बात सुनकर महाराज तुरंत कोतवाल को कहते हैं, कोतवाल जी, इस व्यापारी के घर पर जो चोरी हुई है तुरंत इसकी छानबीन की जाए और जल्द से जल्द चोर को पकड़कर पेश किया जाए। व्यापारी कहने लगा, महाराज उस चोर को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में जिसने चोरी की है उस चोर को मैं अच्छे से जानता हूँ। महाराज ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम उस चोर को जानते हो? अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दो। हमारे सैनिक तुरंत जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आएंगे। व्यापारी कहने लगा, महाराज वो कोई और नहीं बल्कि कल जिस माँ को आपने छोड़ा था उसका बेटा रंगा है। उसने मेरे घर में चोरी की है और वहां से चुराया हुआ धन दंड के रूप में आपके राजकोष में जमा करवाया है। इसी तरह से उसने अपनी माँ को छुड़वाया है। ये बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी ही उत्सुकता से देखने लगे कि महाराज अब क्या फैसला देंगे। महाराज ने तुरंत रंगा को राज दरबार में बुलाया और कहने लगे, युवक, तुमने इस व्यापारी के घर में चोरी की है, क्या ये आरोप सही है? क्या वो चोरी तुमने ही की है? रंगा कहने लगा, हाँ महाराज, उनके घर में चोरी मैंने ही की है। अपनी माँ को छुड़वाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 1 महीने में 1000 सोने के सिक्के भला मुझ जैसा गरीब आदमी कहाँ से ला सकता है? जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने मजबूरी में ये चोरी की है, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये चोरी की। इस प्रकार रंगा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपना फैसला सुनाया। इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इसकी माँ को बुलवाकर बताया जाए कि इस व्यापारी के घर से जो भी चोरी किया गया है वह धन व्यापारी को वापस लौटाया जाए। इसके बाद ही रंगा को कारागार से छोड़ा जाएगा। ये सुनकर रंगा मन ही मन में सोचने लगा कि भला मेरी माँ व्यापारी का धन कैसे वापस कर सकेगी, क्योंकि वो धन तो मैंने राजकोष में जमा करवा दिया है। तभी वहां पर मौजूद ब्राह्मण ब्रह्मदत्त आगे आया और उसने आगे बढ़कर महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके ही राज्य में रहने वाला ब्राह्मण ब्रह्मदत्त हूँ। महाराज मैं इस मामले को शुरू से ही देख रहा हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने ब्रह्मदत्त से कहा, ब्रह्मदत्त तुमको इस मामले पर क्या कहना है? महाराज छोटा मुंह लेकिन बड़ी बात, परंतु आपका ये फैसला न्याय के पक्ष में नहीं है। ये सुनकर सारे दरबारी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि महाराज अब क्या कहेंगे। ब्रह्मदत्त की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया और वो कहने लगे, क्या ब्रह्मदत्त तुम्हें मेरा निर्णय सही नहीं लगता? क्या तुम बहुत ही बड़े विद्वान हो जो मेरे निर्णय को गलत बता रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ कि मेरे निर्णय में गलत क्या है। अगर ये गलत है तो फिर सही निर्णय क्या होगा? ब्रह्मदत्त कहने लगा, महाराज मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय कई राज्यों का भ्रमण किया था, इसीलिए मैं उन सभी राज्यों की न्याय व्यवस्था को बड़ी ही अच्छी तरह से जानता हूँ। जो व्यापारी अभी आपके सामने उपस्थित हुआ है उसके घर में चोरी करने वाला रंगा है, ये बात मैंने ही उसे बताई थी। उस व्यापारी के घर में चोरी करने वाला रंगा है, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? हमारी न्याय व्यवस्था में कौन सी कमी है और मेरे निर्णय में तुम्हें क्या गलत लगा, ये बताओ। तब ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से उसने छुपकर रंगा और उस सिपाही की बातें सुन ली थी। उसके बाद ब्राह्मण आगे कहने लगा, महाराज
उस रात को दोनों पति पत्नी जो जहरीला खाना खाकर मर गए, इसका कारण रंगा की मां नहीं है, ये आप भी जानते थे। परंतु अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करवाने का दंड आपने दिया। 1 महीने के अंदर इतनी मुद्राएं भला एक गरीब परिवार कैसे लेकर आ सकता है? ये असंभव है, यह आप भी जानते थे। लेकिन फिर भी आपने इस तरह का निर्णय लिया। जब रंगा को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चोरी करने की ठान ली। चोरी करने के बाद इसके पकड़े जाने पर सिपाही इसे रिश्वत लेकर छोड़ देता है। इसके बाद अपनी मेहनत की कमाई चोरी हो जाने पर इस व्यापारी को जब कुछ नहीं समझ में आया तो ये आपके पास आता है। आप रंगा को कारागार में डालकर दंड के रूप में उसकी मां को व्यापारी की धनराशि लौटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो धनराशि तो राजकोष में पहले ही जमा करवा दी गई है। अब आप ही बताइए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं वो कहां से लेकर आएगी? उसकी मां भी कहीं चोरी करके ही मुद्राएं आपको चुकाएगी और फिर जिसकी मुद्राएं चोरी होगी वो आपके पास आकर इस व्यापारी की तरह ही फरियाद करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। महाराज ब्रह्मदत्त की कही हुई बात को समझ रहे थे। महाराज के दरबार में मौजूद दरबारी जो अब तक शांत बैठे हुए थे, उनमें से एक मंत्री महाराज के पास आया और कहने लगा, ब्रह्मदत्त, तो फिर तुम ही बताओ कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी है? अपराधी कौन है? उसे अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए? राजमहल में काम करने वाले और रिश्वत लेने वाले उस सिपाही को दंड देना होगा, परंतु फिर भी इस व्यापारी को न्याय कैसे मिलेगा? अब तो ये समस्या और भी ज्यादा जटिल हो गई है। ऐसे में क्या फैसला होना चाहिए, ये तुम ही बताओ, क्योंकि तुमने तो कई राज्यों में वहां की न्याय व्यवस्था देखी है। मंत्री की कही गई बात पर महाराज भी ब्रह्मदत्त की तरफ देखने लगे और कहते हैं, ब्रह्मदत्त, अब तुम ही कोई सही निर्णय बताओ। व्यापारी भी बड़ी ही उम्मीद के साथ ब्रह्मदत्त की तरफ देखने लगा। तब ब्रह्मदत्त कहने लगा, इस घटना के विषय में महाराज, आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दिया, लेकिन आप यह देखिए कि अपराध की शुरुआत कहां से हुई थी? अपराध होने का कारण क्या था? अपराध करते समय अपराध करने वाले की मानसिक स्थिति क्या थी? यह आपने नहीं जाना, इसीलिए समस्या इतनी बढ़ गई है। रंगा की मां ने तो उन पति पत्नी को खाना खिलाकर उनकी सहायता करनी चाहिए थी। उनकी हत्या करना उसकी मां का उद्देश्य नहीं था, इसीलिए ये घटना मात्र एक दुर्घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अपनी मां को बचाने के लिए रंगा को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो रंगा एक चोर बन गया, जबकि चोरी करना उसका कोई धंधा नहीं है, वो कोई पेशेवर चोर नहीं है। रंगा की सारी सच्चाई जानकर उस सिपाही ने दया करके उसे छोड़ दिया। चोरी को बढ़ावा देना उसकी भी इच्छा नहीं थी। आपके सिपाही ने इससे रिश्वत में जो भी धन लिया था वह उसने गरीबों में दान कर दिया, ताकि उससे जो अपराध हुआ है वो कुछ कम हो सके। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत नहीं ली थी। महाराज कहने लगे, फिर तो तुम्हारे कहे के अनुसार जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वे सब भले लोग हैं, तो फिर ऐसे में अपराध किया किसने? ब्राह्मण ब्रह्मदत्त कहने लगा, महाराज, इन सब का कारण आप हैं। महाराज, 2 भले इंसानों को आपने अपराधी बना दिया, 2 अच्छे इंसानों को आपने मानसिक रोगी बना दिया, तो असल में अपराध आपसे हुआ है। आपने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक गरीब माँ का बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से लेकर आएगा, और जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो लेकर आया तब इतने कम समय में वो 1000 मुद्राएं कहां से ले आया, ये भी आपने नहीं पूछा। अगर उसी समय आपने रंगा से पूछा होता कि ये मुद्राएं कहां से आई हैं, तो ये समस्या यहां तक नहीं पहुंचती। आप इसे ऐसे समझिए महाराज कि खेतों में काम करने वाला मजदूर यदि सांप के डसने से मर जाए तो सांप को दंड नहीं दिया जा सकता, वैसे ही उस खाने में छिपकली गिर गई, इसीलिए उन पति पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें रंगा और उसकी माँ का कोई दोष नहीं है, इसीलिए रंगा और उसकी माँ को छोड़ दिया जाए।
और रंगा से आपने जो जुर्माना वसूल किया है वह इस व्यापारी को लौटा दिया जाए। साथ ही मरने वाले पति पत्नी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। ब्रह्मदत्त के द्वारा दिए गए तर्क और सुझाव दरबार में मौजूद सभी लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। महाराज ने ब्राह्मण की तारीफ की और कहा कि हम आज तक अपने राज्य की न्याय व्यवस्था के आधार पर लोगों को दंड देते आ रहे थे, लेकिन ब्रह्मदत्त आज जैसा तुमने सोचा वैसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आज से हम अपनी न्याय व्यवस्था में उचित बदलाव करेंगे और किसी भी अपराध के बारे में गहराई से सोचने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। और साथ ही हम आज से तुम्हें अपने दरबार का न्याय अधिकारी नियुक्त करते हैं। इसके बाद महाराज ने व्यापारी को राजकोष से धन देकर विदा किया। रंगा और उसकी मां को भी निरपराध घोषित करके भेज दिया गया। मरे हुए पति पत्नी के परिवार को महाराज की तरफ से आर्थिक सहायता भेज दी गई। महाराज की समझ में भी अब ये बात आ चुकी थी कि हर अपराध के लिए एक ही तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद ब्रह्मदत्त राजा के दरबार में न्याय अधिकारी नियुक्त हो गया और अपना जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बिताने लगा। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए। इसी तरह की मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।